दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं और उसके बाद जो लोकसभा में जो गणित बैठा है, जिस तरह से सदस्य अलग-अलग पार्टियों की जीत कर आए हैं, उसने इस बार 10 साल के पश्चात एक गठबंधन की सरकार को साकार किया है। और बेशक एनडीए की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टियों के सहारे पर यह सरकार चल रही है। और इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ लगातार कही जाती रही हैं, बातें की जाती हैं कि टीडीपी और जेडीयू के द्वारा कहीं न कहीं विभिन्न जो मंत्रालय हैं, उसकी माँग की जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी वह कहीं न कहीं माँग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले दिनों का जो घटनाक्रम सामने आया है राजनीतिक रूप से, उसमें ना तो किसी मंत्रालय के ऊपर उनकी कोई डिमांड दिखाई दी कि उन्हें विशेष रूप से मिनिस्ट्री चाहिए और ना ही लोकसभा अध्यक्ष को लेकर उनकी कोई तरफ से ऐसी कोई डिमांड सामने आई। हालाँकि पर्दे के पीछे क्या बातचीत उनकी हुई है, क्या शर्तें तय हुई हैं या किन-किन बातों पर उनका आपस में एक कहीं न कहीं सहमति बनी है, ऐसे कोई मतलब पुख्ता तौर पर जानकारियाँ बाहर नहीं आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में बीजेपी और टीडीपी, जेडीयू के बीच में बनी हुई है। लेकिन जैसे ये तमाम तरह के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष का पद है, टीडीपी माँगेगी। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ उनका सामने नहीं आया है। आखिर इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं कि ना चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार ने किसी भी पद के ऊपर कहीं भी अपनी कोई उन्होंने अपनी ना जिद दिखाई है, ना अपनी मंशा जाहिर की है और सीधे-सीधे जैसे बीजेपी नेतृत्व जो फैसले कर रहा है, उसमें वह एक तरह से उनके फैसले के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। चाहे वो मंत्रालयों का बँटवारा हो या लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की बात हो। तो ऐसे में कौन-सी ऐसी राजनीतिक अ, विषय हैं या राजनीतिक मजबूरियाँ हैं या राजनीतिक जो गुणा-भाग का जो गणित है, वह कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इन पार्टियों को बीजेपी नेतृत्व के पीछे छलने को इस समय मजबूर दिखाई देता है? ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियों ने एक तरह से बीजेपी नेतृत्व की मंशा को की अमली जामा पहनाने की दिशा में अपनी सहमति पूरी दर्ज करा दी है। और जिस तरह से ओम बिड़ला स्पीकर चुने गए हैं और ओम बिड़ला का जो कार्यकाल पिछले लोकसभा का रहा है, उसमें तमाम तरह के विवादास्पद मुद्दे उनके कार्यकाल के दौरान रहे। विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता रहा और इस बार ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे जो आसीन होंगे वह नया चेहरा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने उन्हीं को ही रिपीट किया और टीडीपी और जेडीयू ने उनको समर्थन दिया है। तो इन सब बातों पर हम जानेंगे आज कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे, ऐसे कौन से विषय रहे कि ना टीडीपी, जेडीयू की तरफ से कोई भी डिमांड उनकी तरफ से दिखाई नहीं दी है। और बीजेपी नेतृत्व जिस तरह से फैसले कर रहा है, ऐसा लगता है वह अपनी पुरानी परिपाटी को ही आगे बढ़ा रहा है। आज इस चर्चा में मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो राकेश जी जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है, बिरला ही दोबारा से उस पद पर आसीन हो गए हैं। तमाम तरह की आशंकाएँ कही जा रही थी, तमाम तरह की बातें लोकसभा अध्यक्ष के पद को की जाती रही हैं कि टीडीपी इस पद को माँग रहा है और ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में थी, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता तौर पर ना कोई बातें बाहर आई और जिस तरह से बीजेपी ने ओम बिड़ला का नाम ही लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया और टीडीपी, जेडीयू के साथ तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, सभी ने एक स्वर में उनका समर्थन किया। तो आखिरकार ऐसे कौन से राजनीतिक कारण आप देख पाते हैं कि जो उनके सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनमें से किसी ने भी ओम बिड़ला के नाम पर ना तो असहमति दर्ज कराई या टीडीपी, जेडीयू ने ना लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पार्टी के लिए माँगा। इसके पीछे आप राजनीतिक कारण क्या देख पाते हैं या कौन-सी ऐसी राजनीतिक विवशताएँ वर्तमान में हैं, जो टीडीपी और जेडीयू, बीजेपी के पीछे चलने को तैयार दिखाई दे रही हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। संवाद इंडिया के दर्शकों का अभिनंदन। और देखिए, आपने जो सवाल किया है वो इस समय का सबसे ज्वलंत सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बैसाखियां मुहैया कराने वाली टीडीपी और जेडीयू चुप क्यों है। वो ना लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में बोली, ना मंत्रालयों के बंटवारे में बोली, उसे जो मिल गया वो लेके चुपचाप बैठ गए। तो इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन जो मेरी सूचनाएँ हैं और मेरा अनुभव कहता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों दलों के नेताओं की जो दुखती रग है उस पर हाथ रखा हुआ है। ये दोनों दल ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। इनके पास जो संख्या बल भी है, वो संख्या बल भी सिर्फ बैसाखियों के रूप में ही इस्तेमाल हो सकता है कि किसी सरकार को गिरा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर ये किसी सरकार के साथ खड़े होकर उसको गिराने की कोशिश करेंगे तो उस गिरती सरकार के बोझ में इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
और चूँकि ये दोनों दल ऐसे दल हैं जिनका अपना कोई वैचारिक धरातल नहीं है। जो सत्ता में होता है ये उसके साथ खड़े होते हैं। अगर कांग्रेस के पास ये संख्या बल होता तो आज ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ खड़े होते। आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो संख्या बल है जिसको थोड़ी-सी इनकी मदद की ज़रूरत थी और उससे सरकार बन गई तो वो इसके साथ खड़े हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि एक तो इन दोनों पार्टियों के जो प्रमुख हैं, वो उनके लिए पार्टी को जेबी संस्था के रूप में चलाने की सुविधा उपलब्ध है। उनमें कोई बगावत उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि दोनों को अपने-अपने राज्य में अपना धरातल मजबूत करना है। वो केंद्र की राजनीति में अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका ना समझते हैं और ना उसकी उनको आकांक्षा है। तो इसलिए वो सरकार के साथ जुड़े रह करके अपने राज्यों के विकास के लिए, अपने राज्यों में अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए जितनी मदद मिल सकती है, उतनी मदद हासिल कर लेना चाहते हैं और ये मौन रह के ही संभव है। ये अब भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल इतना कम भी नहीं है, 240-42 है कि उसको आप ब्लैकमेल कर सकें। उससे आप मोहब्बत से जो हासिल कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने इन दोनों सहयोगी दलों के साथ-साथ और बाकी के जो सहयोगी दल हैं, उनको अपना पिछलग्गू ही मानती है, सहयोगी नहीं मानती है। आज का अगर आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना हो, तो उससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अपने गठबंधन की बात नहीं की। उन्होंने मेरी सरकार का ज़िक्र किया, मतलब राष्ट्रपति जब मेरी सरकार कहती हैं तो जो सत्तारूढ़ सरकार है उसकी बात करती हैं। तो इस सरकार को तो काम करते हुए अभी 1 महीना हुआ है और उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ जो गिनाई हैं वो 10 साल की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली प्रधान बीजेपी की अपनी सरकार एक तरह से थी क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या उनकी थी। सहयोगी दल तो उनके साथ वैसे ही जुड़े हुए थे और मजबूरी थी उनका जुड़े रहना। तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार की उपलब्धियों को वो गठबंधन की सरकार के ऊपर थोप करके आगे का रास्ता साफ करना चाहती है। तो इन स्थितियों में बीजेपी जेडीयू और टीडीपी के सामने कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं मौन रहने के और वो आप देखेंगे कि ये मौन लंबे समय तक चलेगा और इस मौन के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी निष्कंटक रूप से राज करने की कोशिश करेगी। उसके सुर में, उसके चाल में कोई अंतर नहीं आया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण में आपातकाल का दोबारा से ज़िक्र शपथ के समय और शपथ के बाद तो ठीक है, समझ में आता है कि राजनीतिक मंच था। लेकिन सरकार ने संयुक्त अधिवेशन में भी अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का ज़िक्र करके ये साबित कर दिया है कि उसे राजनीतिक सद्भाव की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस ढंग से काम कर रही थी वैसे ही आगे काम करेगी जब तक कि उसकी सरकार वजूद में है। जब गिर जाएगी तब देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सहयोगी दलों का अब कोई ना तो प्रासंगिकता है बीजेपी के लिए, ना कोई बहुत महत्व है। उसे मालूम है 2 जाएँगे तो 4 आ जाएँगे। क्योंकि जो संख्या बल है 242 और विपक्ष के 100 में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस के पास तो सिर्फ 100 ही सीटें हैं। तो इस लिहाज से बड़ी विसंगतपूर्ण स्थिति है और लोकतंत्र के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है और ये कहा जा सकता है कि जो खतरा 10 साल से देश पर मंडरा रहा था, वो अभी तक बरकरार है। जी। जी, जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि सरकार का जो है ख़ासतौर बीजेपी की जो नीति है या सोच है उनकी, वह उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण रहा है, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से संकेत भी मिलता है कि बीजेपी उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बात करें हम नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर, जिस तरह की बातें की जाती रही हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं वो, और लगातार इस तरह की अपने भाषणों में वह लगातार उल्लेख भी करते रहे हैं। और ख़ास तौर से जब इंडिया गठबंधन के साथ थे वे, तो उन्होंने केजरीवाल की का भी समर्थन करा था और ईडी, सीबीआई को जो दुरुपयोग है, जो कहा जाता है, उसको लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार की बड़ी आलोचना भी की थी कड़े शब्दों में। ऐसे में आज की स्थिति में अगर देखें, केजरीवाल भी जेल के अंदर हैं, हेमंत सोरेन भी अंदर हैं और तमाम तरह की जो दोबारा शंकाएँ जो जताई जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा, तो ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू, तो नायडू भी कहीं न कहीं इन चीज़ों से कहीं न कहीं पीड़ित भी रहे हैं। तो ऐसे में इन ऐसे मुख्य विषय पर बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल मौन हो जाना, तो ये कौन-सी मतलब वही राजनीतिक मजबूरियाँ जैसे आपने काफ़ी विस्तार से बताई। लेकिन उसके बावजूद इन मुद्दों पर थोड़ा-सा मुखर भी ना होना, जिसकी वह लगातार आलोचक रहे हैं, कटु आलोचक रहे हैं। तो ऐसे कौन से मतलब कौन-सी ऐसी मजबूरियाँ जो बिल्कुल शांत रहने को मजबूर कर रही हैं उन्हें?
देखिए, अगर हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की राजनीति जो है इस समय बहुत समय से संकट से जूझ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा के पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने का ओहदा हासिल किया और वहाँ जेडीयू नंबर 2 पे आ गई और इन्हीं नीतीश कुमार को मतलब मजबूर होकर के आरजेडी के साथ सरकार चलानी पड़ी। लेकिन जब उन्हें नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाने में असुविधा हुई, तो उन्होंने फौरन पासा पलटा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। आज भी ये एक तात्कालिक राहत उन्हें मिल गई है कि वो बिहार की राजनीति में जिंदा है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसने भी सत्संग किया है, उसके दिन अच्छे नहीं आए, खराब हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना को आप ले लीजिए, 2 फांक हो गई। और यही स्थिति आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बिहार में भी जेडीयू के कभी भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को बदल नहीं सकती। वो जितने दिन के साथ रहेगी उतने दिन इनके संगठन में ही सेंध लगाएगी और एक स्थिति वो आएगी कि नीतीश कुमार अकेले खड़े होंगे 4-6 सांसदों के साथ, 10-12 विधायकों के साथ और अधिकांश लोग बीजेपी में खड़े हो जाएंगे। और वहाँ पर नीतीश कुमार की शक्ति जो है बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे, घर के ना घाट के। तो इस समय उनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर चलें, अपनी पार्टी का झंडा जेब में रख लें और ऐसा उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय में किया भी। उनके हाथ में जबरन कमल का चुनाव चिन्ह पार्टी के पकड़ा नेताओं पकड़ा ने था। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने थमा दिया था और वो इनकार नहीं कर पाए। और जहां उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, उन्हें मंच पर साझा भी नहीं करने दिया। उनको कहा आप घर बैठिए, ये माननीय प्रधानमंत्री अकेले रैलियां संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यूज एंड थ्रो का है, उपयोग करो और भूल जाओ। यही स्थिति आप देखेंगे कि गठबंधन में शामिल बिहार की दूसरी पार्टियों की होने वाली है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो। ये दरअसल इनको बहुत वो असंसदीय शब्द तो नहीं है, लेकिन लोक भाषा का शब्द है। ये टुकड़खोर पार्टियां हैं, जिधर से बड़ा टुकड़ा इनको मिल जाएगा तो ये पार्टियां टूट जाएंगी। तो ऐसी इस स्थिति का लाभ भारतीय जनता पार्टी अपने मन की करने के लिए कर रही है और वो लगातार करती जाएगी, क्योंकि ये अब ऐसे नाग हैं जो सहयोगी दल हैं, इनके पास न तो दांत है और न विष है। अब ये सिर्फ फुफकार सकते हैं, वो फुफकारने में भी डरते हैं। तो उन्हें मालूम है कि जिस ढंग से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने 10 साल में अपने पुराने साथियों के साथ किया। अरविंद केजरीवाल भी उनके कोई दुश्मन नहीं थे, एक जमाने में बी पार्टी कहलाते थे बीजेपी की। और जहां जहां बीजेपी को मदद की जरूरत पड़ी, वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े करके कांग्रेस का पट्टा साफ किया। खासतौर पर गुजरात में आप देखें पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो अब भारतीय जनता पार्टी बहुत एक तरह से राजनीतिक रूप से नृशंस और निर्मम पार्टी हो गई है। उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन इन विचारों की मजबूरी है जेडीयू की और टीडीपी की। तो वो जाए तो जाए कहाँ, उन्हें अब सत्ता के साथ रहना है। सत्ता में चूंकि भाजपा बड़े संख्या के साथ आई है, तो उसे भाजपा से निभाना है। उसका रीति नीति से, विचारों से, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा अभी तक की परंपरा देश में ऐसी है कि जब भी गठबंधन की कोई सरकार बनती है, अब तो गठबंधन की मानी जा रही है, सीधे सीधे आपने लिख के प्रमाण सर्टिफिकेट दिए राष्ट्रपति के जाके कि भाई ये हमारे साथ है। तो उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अब जो जो सहयोगी पार्टियां हैं और जो प्रमुख पार्टी हैं, वो अपने एजेंडे को पीछे कर देती हैं और सामान्य जनता के भलाई के लिए जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन आज राष्ट्रपति का आप अभिभाषण पढ़ें, सुने, तो उसमें साफ जाहिर है कि इस भारतीय जनता पार्टी इन अपने सहयोगी दलों का कोई योगदान मानकर नहीं चलती है, न पिछली सरकारों में, जो 2 टर्म की सरकारें थी, और न इस नई सरकार में। तो इन्हें तो बस उनकी पालकी उठाना है, मजबूरी है। उठाते रहेंगे जब तक कि स्थितियां संसद के भीतर नहीं बदल जाती। संसद में अगर कांग्रेस के गठबंधन वाला दल आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में कुछ पासा पलट सकता है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों दल बिना विचारे भाग करके इस गठबंधन के साथ खड़े नजर आएंगे। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा आगे भी चलेगा और हो सकता है पूरे 5 साल भी चल जाए, अगर विपक्ष अपनी मजबूती न दिखा पाया तो। जी।
जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हो सकता है 5 साल भी चल जाए, क्यों जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ वर्तमान में दिखाई देती हैं, उसमें कोई चुनौती बीजेपी को गठबंधन के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, जैसे कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, चिराग पासवान का भी नाम लिया आपने, नीतीश कुमार की बात कही, और अगर पिछले कुछ समय की बात करें, पहले की बात करें, तो चिराग पासवान की पार्टी को भी जिस तरह से बीजेपी के द्वारा छीन-भिन करने की कोशिश की गई थी पूरी, और उनके चाचा को केंद्र मंत्री पद दिया गया था, जब उनके वो सांसद तोड़ के ले आए थे, तो चिराग पासवान अकेले रह गए थे। और उस समय का अगर हम पूरा एपिसोड देखें तो चिराग पासवान ऐसे एक मजबूर व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहे थे, जिनके पास ना घर के थे ना घाट के थे। क्योंकि जिस तरह से अकेले वह रह गए थे अपनी पार्टी के अंदर, और बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने वाले उनके चाचा को ही केंद्रीय मंत्री बनाकर मतलब सम्मान दे दिया था। उसके बावजूद चिराग पासवान उनके साथ ही रहते हैं, अपने अनुमान लगातार बताते रहते हैं। तो इतने झटके के बावजूद भी चिराग पासवान वहाँ जुड़े रहे। वहीं ऐसे नीतीश कुमार भी लगा विधानसभा चुनाव की बात करें, तो चिराग पासवान की पार्टी को उनके उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी ने उतार कर, ऐसा एक मतलब कहा जाता रहा पूरा तरह से ये, और पुख्ता ही बात रही कहीं न कहीं, कि नीतीश कुमार की पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ऐसे अनुभव के बावजूद भी आज वह जुड़े हुए हैं। और साथ ही आपने आज जो आर्टिकल लिखा उसमें बड़ी महत्वपूर्ण आपने बातें लिखी, कि नीतीश कुमार और टीडीपी, जेडीयू कि इनका कोई कांग्रेस मुक्त भारत का कभी नारा नहीं रहा। उसमें इन्होंने कभी ना विश्वास किया है। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस मुक्त भारत के जो नारे के साथ वह नहीं दिखाई देते हैं, उनकी ना उनकी राजनीति दिखाई देती है, और तमाम कड़वे अनुभव बीजेपी के साथ उनके रहे हैं। अगर पुरानी बात करें, जिस तरह के उन पे हमले रहे हैं बीजेपी के द्वारा, तो उसके बाद ऐसे कौन से राजनीतिक समीकरण वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, जो उसके बावजूद भी वह एकदम चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक-दूसरे के साथ, कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है वो? देखिए, मजबूरी का नाम पहले महात्मा गांधी होता था, फिर मजबूरी का नाम महात्मा मोदी हो गया और आज की जी, जी। तारीख में मजबूरी का नाम हमारे नीतीश कुमार हैं और हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं। ये दोनों पार्टियां और बाकी की जो छोटी पार्टियां जिनका 1 सांसद है, तो 2 सांसद हैं, 5 सांसद हैं, ये सब मजबूरी के मारे हैं। उन्हें चूँकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है और सत्ता के साथ रहना उनकी मजबूरी है। अगर वो सत्ता के साथ नहीं रहते तो उनका जो बचा-खचा खुचा रसूख है अपने-अपने राज्यों में, वो भी समाप्त हो जाएगा। सत्ता की चाशनी अगर थोड़ी बहुत मिलती रहेगी तो उनकी जो पार्टी को संजीवनी मिलती रहेगी। ख़ास तौर पर आपने चिराग पासवान की बात की। चिराग पासवान तो दूध के जले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके चाचा को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया और ब आज की तारीख में चूँकि वो 5 की संख्या में खड़े हैं और उनके चाचा ज़मीन पर धूल चाट चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गले लगा लिया है। लेकिन वहाँ वो कोई सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। कारण ये है कि वो इतनी कम संख्या में आए हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जाएँ, तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलना क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी सत्ता से दूर है। ऐसी स्थिति में उन्हें येन-केन प्रकारेण मुँह पर अपना मुसीका एक कहते हैं ना गाँव में जिसमें जानवरों के लगा दिया जाता है कि वो घास में चर लें। ऐसा मुसीका बाँध करके राजनीति करने के लिए विवश होना पड़ा है। क्योंकि मंत्री पद का जो वैभव है, जो लाल बत्ती है और जो उसके आस-पास की सुख-सुविधाएँ होती हैं, उससे वो राजनीति में अपने आप को ज़िंदा बनाए रख सकते हैं। यही मजबूरी जीतन राम मांझी की है, यही मजबूरी नीतीश कुमार की है और यही मजबूरी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू और उनके पहले की सरकार में जो लोग थे, उनके वोटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। विधानसभा चुनाव आप देखें, वो भले ही चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वहाँ अगर नायडू की पार्टी कमज़ोर होती है या भारतीय जनता पार्टी भविष्य में नायडू की पार्टी में सेंध लगाती है, तो आप देखेंगे कि दूसरे ही पल जो प्रतिपक्ष है, वो सत्ता में आ जाएगा, क्योंकि नेक टू नेक है स्थिति। तो ऐसे में उलझी स्थितियों में ये दोनों पार्टियाँ जो है बेचारी क्या गरीब की गाय होकर के रह गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के खूंटे से बंधने के लिए मजबूर है। ये खूंटा तोड़ के भी नहीं जा सकती, इनके गले में आप रस्सी न डालो तो भी ये वहीं खड़ी रहेंगी। क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, भारतीय जनता पार्टी इन अपने सहयोगी दलों को या तो तोड़-फोड़ के अपने अंदर मिला लेगी, अन्यथा वो मध्यावधि चुनाव के नज़दीक पहुँचते-पहुँचते तक इनका पूरा अस्तित्व खत्म कर देगी और अपनी ताकत बढ़ा कर के नए सिरे से चुनाव में उतरने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे टीडीपी और जेडीयू तो मुमकिन है कि उसकी गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गाड़ी खरामा-खरामा समय अपना पार करता रहे क्योंकि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष पुराने, सारे मंत्रालय उनके पास पुराने और उनका एजेंडा भी नहीं बदला है। आज की जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में आप देखें वो सारे बिंदु सामने आए।
उन्होंने सीएए की बात की, उन्होंने मणिपुर की बात की, उन्होंने ईवीएम की बात की, यानी जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष शोर मचाता था, उन सारे मुद्दों को उन्होंने अपने उपलब्धियों में शामिल करने की कोशिश की। उनका कहना है कि भई हम सीएए से हमने बहुत से लोगों को नागरिकता दे दी, जो पीड़ित लोग थे। उनका कहना है कि ईवीएम पर हमने भरोसा पैदा किया, हमने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान की, जबकि उन पे आरोप है कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान को क्षति पहुँचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर का भी नाम लिया आज के अभिभाषण में। यानी ये है कि उनके रीति-नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। वो आने वाले दिनों में जिस ढंग से अपने सहयोगी दलों की हत्या करते रहे हैं, नुकसान पहुँचाते रहे हैं, वैसा करेंगे। तो इसको आप कहीं लिख कर रख लीजिए, ये काम 6 महीने में हो, साल भर में हो, 2 साल में हो, लेकिन होगा ज़रूर। और वो तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी और थोड़ी-सी अतिरिक्त या तो ताकत अर्जित कर ले या फिर वो इस अगले चुनाव की तैयारी लायक अपने पास पैसा और ताकत और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने की स्थिति में आ जाए। जी। जी, 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 जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं बीजेपी अपनी जो ताकत को बढ़ाने के लगातार प्रयास करेगी और विभिन्न तरह के जो सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें सेंधमारी करे या विपक्षी दलों की कुछ पार्टियाँ उसमें सेंधमारी करें, निर्दलीय सांसद भी हैं अलग-अलग। तो ऐसे में जो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि 272 का आंकड़ा वह खुद अपने इंडिविजुअल तौर पे अर्जित कर लें। इसको लेकर उनके प्रयास भी शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ चर्चा भी है लगातार। लगातार बातें कही जाती हैं, उनकी जो रणनीतियाँ और पिछले दिनों का उनका जो अगर जिस तरह का इतिहास रहा है पिछले 10 साल में, विभिन्न अलग-अलग पार्टियों में उन्होंने तोड़-फोड़ करके या तो अपने साथ मिला लिया या उनके गठबंधन में उनके शामिल हो गए हैं। तो इस तरह तमाम तरह का अनुभव राजनीतिक पार्टियों के पास है। उसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधियों में राजनीतिक जो गठबंधन के सहयोगी उनके जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो एक महत्वपूर्ण बात और निकल के आती है पिछले अगर 5-6 दिन की पूरी बात करें, जैसे लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जो भारत पत्रकारों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर। उसके पश्चात ओम बिड़ला जी ने कल जब पार्लियामेंट में वह लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें भी उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, 2 मिनट का मौन भी रखवाया। और आज राष्ट्रपति महोदया जी ने भी आपातकाल का जिक्र करा। तो ये लगातार सीक्वेंस अगर देखें, तीनों मुख्य अगर महत्वपूर्ण जो विषय रहे हैं, उसपे आपातकाल का जिक्र आया है सामने। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या आपातकाल को लेकर विपक्ष को घेरने की नीति है? और जिस तरह से विपक्ष लगातार संविधान की बात करता रहा है, तो उसके काउंटर में ये आपातकाल को लेकर आए हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह की आप राजनीतिक नूरा-कुश्ती या राजनीतिक संघर्ष देख रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि इस पिछले चुनाव में जो अभी संपन्न हुआ है लोकसभा का, इसमें उनके ताकत में जो कमी आई और उनका जो बहुमत स्पष्ट नहीं मिल पाया, उसके पीछे संविधान संकट में है, ये विपक्ष का नारा बहुत काम आया। और विपक्ष के नेताओं ने अपने हाथ में संविधान की किताबें लेकर के जनता के बीच गए और वो समझाने में कामयाब रहे कि वाक़ई में संविधान संकट में है। तो अब वो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई, सत्ता में तो ज़रूर है, अब उसके पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो 50 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ करके जनता के सामने ठीक उसी ढंग से एक हौवा खड़ा करना चाहती है कि अगर ये सत्ता में आ गए, क्योंकि है तो नेक टू नेक, कभी भी ये दोस्त बैसाखियाँ निकल के इधर चली गई, तो ये सत्ता में आ जाएँगे। तो उनका ये एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह ये आपातकाल का हौवा ज़िंदा रखा जाए, जिससे कि जनता विपक्ष को आईएनडीआईए के गठबंधन को सत्ता में आने का मौका ना दे और एक सहानुभूति बीजेपी के प्रति बनी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि जिस आपातकाल के लिए कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री को जनता ने खारिज कर दिया था 77 के चुनाव में, उन्हीं इंदिरा गांधी को 1980 के बाद वापस सत्ता में लाई और 1980 से लेकर के लगातार बीच का एक कालखंड आप छोड़ दें, जो राजीव गांधी के बाद का कालखंड है, तो फिर 10 साल सत्ता में कांग्रेस रही। तो कांग्रेस की जो कार्य अवधि है वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की कुल कार्य अवधि से 10 साल आप इनके मिला लीजिए, अटल जी के 5 साल मिला लीजिए, 15 साल, 2.5 साल उधर गठबंधन आपातकाल के बाद जो बना था उसके मिला लीजिए, साढ़े 17 साल होता है। तो 77 साल में साढ़े 17 साल आप घटा दें तो मैक्सिमम देश की सेवा तो कांग्रेस ने की है। देश का भरोसा कांग्रेस पर है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा चुनाव में तरह-तरह के हौवे लेके आई थी कि आपका मंगलसूत्र चला जाएगा, आपकी भैंस छोड़ दी जाएगी, आपका विरासत का जो
संपत्ति है वो सरकार जब्त कर लेगी और हिंदू मुसलमान का हुआ भी खड़ा किया। तो ऐसे हुक्म को बना करके वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब आपातकाल को नई पीढ़ी जानती नहीं ना, उसने उसको देखा है। आपातकाल को भुगतने वाले लोग तो नगद राशि लेकर के इस समय मजे कर रहे हैं। अखिलेश ने तो उस पर तंज भी कसा कि हम आपातकाल पर टिप्पणी बाद में करेंगे, आप अपनी सरकार से हमारे जो लोकतंत्र सेनानी है उनकी जो पेंशन है वो 1 लाख करवा दीजिए। तो सीधा सा मतलब है कि अब वो पीढ़ी खत्म हो गई जिसने आपातकाल के कष्ट झेले थे या जिसको आपातकाल को लोकतांत्रिक मानती थी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी उसको एक काला अध्याय बनाकर प्रस्तुत कर रही है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा, तो वो उसी को स्वर्णकाल बता के लोकतंत्र का सामने रखेगी। देखिए अनुशासन पर्व के रूप में था, अब विनोबा भावे ने उसकी तारीफ की थी और उसमें तो चंद नेताओं को हमने बंद किया था जो अराजकता फैला रहे थे, जनता पर हाथ नहीं डाला था। यहाँ तो 10 साल में जनता परेशान है, नोटबंदी के नाम पर परेशान है, महंगाई के नाम पर परेशान है, जीएसटी के नाम पर परेशान है, बेरोजगारी के नाम पर परेशान है। तो ये एक अघोषित आपातकाल है। अब आप देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी, तो इस सरकार के किस ढंग से लत्ते लिए जाएंगे। विपक्ष इस बार बहुत मजबूती से और तैयारी के साथ है, तो बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये लोग क्योंकि मोटे खाल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये फिर भी अभी तो अपने राग अलापेंगे और देश को सुनना भी पड़ेगा। जी। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देश को सुनना ही पड़ेगा और जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, उसने काफ़ी सारी संभावनाओं को जन्म भी दे रखा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा उठा-पटक हमें राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगी। अच्छा, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना जाना और जिस तरह से विपक्ष की ताकत इन चुनावों में बढ़ी है और बीजेपी लगातार पिछले 10 साल से इस तरह से अपनी राजनीति को बढ़ाती रही कि कांग्रेस मुक्त भारत देश की आवश्यकता है और देश की जनता भी ये चाहती है, इसलिए हमें लगातार मैंडेट दे रही है। लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम तरह की बातें के बावजूद भी इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ताकत लगभग 100 के आस-पास पहुँच गई है। और वह एक तरह से मतलब विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, विपक्ष की राजनीति का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, जो राहुल गांधी को लगातार बीजेपी पिछले 10 साल से टारगेट करती रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो नई भूमिका है, विपक्ष के नेता उन्होंने बनना स्वीकार किया और विपक्ष की ताकत भी इस समय बड़ी एक दिखाई देती है संसद के अंदर। ये आने वाले समय की राजनीति को की दिशा और दशा तय करने में कितनी भूमिका निभाएगी? कौशिक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कांग्रेस विहीन भारत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये कल्पना आरएसएस की शुरू की है, 100 साल पुरानी कल्पना है। इसको भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकार है उसने 10 साल पहले रंग भरने की कोशिश की इस कल्पना में और नारा ही दिया कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। लेकिन इस देश की जनता की रगों में और इतना भूलने की आदत नहीं है। उसे मालूम है कि कांग्रेस ही थी जिसने देश की आज़ादी के बाद से लेकर के और 2014 तक इस देश की सेवा की, इस देश को आइडेंटिटी प्रदान की। तो उसने जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये नारा बुलंद किया, तब तब कांग्रेस को पुनर्जीवित देने की कोशिश की, जनता ने दी। कांग्रेस का संगठन तो एक तरह से खत्म हो गया था, लेकिन अगर एक राज्य में कांग्रेस जाती थी, दो में जाती थी, तो दूसरे दूसरे राज्यों में पुनर्जीवित हो जाती थी। 2014 में कांग्रेस अगर 50-55 पे थी, तो 2019 में वो बढ़ी 90 77 तक पहुंची और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे वो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, 100 सीटें उसके पास हैं। तो ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना पर के मोर्चे पर तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर पड़ी है। अब वो भूल जाए कि ये देश कांग्रेस मुक्त हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त होने की स्थितियां भविष्य में जरूर बन सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देश में अदावत की राजनीति शुरू की है, उन्होंने कांग्रेस तो छोड़िए, उन्होंने उड़ीसा में बीजू जनता दल जैसे शांत राजनीतिक दल को नहीं छोड़ा, उसको नुकसान पहुंचा दिया। और उसने समान धर्मी शिवसेना को नहीं छोड़ा, एनसीपी को नहीं छोड़ा, कौन था जिसको छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में अब उसके मित्र कम हैं, दुश्मन ज्यादा हैं। और ये जो मित्र का दुश्मन मित्र होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस के पीछे खड़े हो सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। और विपक्ष के नेता के रूप में एक संवैधानिक पोजीशन हासिल करने के बाद आप देखेंगे कि केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में
अब राहुल गांधी को और ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से सुना जाएगा। अभी तो राहुल गांधी बाहर जाके बोलते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है, वो तो पप्पू है, वो चीन के पास हैसियत से चले गए, कैसे बात कर ली। अब उनके पास हैसियत है, वो विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा है, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बाद तीसरा जो हायरार्की होती है उसमें उनका स्थान है। तो वो जो कहेंगे, चाहे वो सत्ता के बारे में कहें, चाहे वो राजनीति के बारे में कहें, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में कहें, उस पर पूरा दुनिया अटेंशन करेगी। और वो देश अटेंशन करेंगे जो इस 10 साल में जो विदेश नीति है उससे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, जहां उनके हितों को ठेस पहुंची है, वो सब अब राहुल को उतने महत्वपूर्ण तरीके से सुनेंगे जितना कि प्रधानमंत्री को शायद न सुना जाए। उसका फायदा ये है कि राहुल गांधी द्विभाषी हैं, वो हिंदी में भी उतना ही प्रभावपूर्ण ढंग से बोलते हैं जितना कि अंग्रेजी में बोलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री के साथ संकट ये है कि वो हिंदी में अच्छा बोलते हैं, गुजराती में भी अच्छा बोलते होंगे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते। और ये जो कमी है वो उन्हें विश्व पटल पर छाने में अक्सर बाधा करती है। दुनिया के लोग टेलीविजन देखते हैं तो वो राहुल की बात तो सीधे समझ लेते हैं, इनकी बात समझाने के लिए एक जरूरत पड़ती है। तो अब आप देखेंगे कि मजा आएगा आने वाले दिनों में, राहुल की छवि लगातार बढ़ेगी, कद भी बढ़ेगा, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं न कहीं राजनीति में और जहाँ तक एक गर्मजोशी भी दिखाई देगी और कहीं न कहीं एक रोमांच वाली स्थिति भी कहीं न कहीं राजनीति में बनेगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष और पक्ष के तौर पर देखें, दोनों मतलब एक समकक्ष कहीं न कहीं दिखाई देते हैं, कुछ सीटों का ही अंतर है केवल। तो ऐसे में दोनों एक-दूसरे पे अपनी ताकत भी प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से बाय इलेक्शन लड़ने मतलब लड़ेंगी, जब भी डिक्लेयर होगा वो, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है ऐसे में। ऐसे में प्रियंका गांधी का भी संसद में होना और साथ ही डिंपल यादव हैं, सुप्रिया सुले हैं और तमाम ऐसे जो महिला नेत्री हैं, वह जिन जो एक दमदार आवाज़ मतलब जनप्रतिनिधि तौर पर अपनी पहचान भी स्थापित कर चुकी हैं। ऐसे प्रियंका गांधी का साथ में आ जाना, वह पूरे सदन की राजनीति को या देश की राजनीति में कितना बड़ा व्यापक रूप से फ़र्क डालेगी। देखिए प्रशांत जी, इस हिंदुस्तान की लोकसभा में लगातार गांधी परिवार के एक से अधिक सदस्य खड़े होते रहे, दो तो होते ही रहे हैं। और अभी ये पहला मौका है कि अकेले राहुल गांधी खड़े हैं, सोनिया जी ने चुनाव लड़ा नहीं है। और अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनकर आएंगी, आज जीतेंगी ही निश्चित तौर पर, सत्ता कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें रोक नहीं सकती। और वो जब आएंगी तो उनका जो स्वर है वो विपक्ष को एक और एक दो नहीं करेगा, वो विपक्ष को एक और एक 11 बना देगा। और विपक्ष में जो महिला स्वर है, विरोध का प्रतिरोध का स्वर है, उसको नई ताकत मिलेगी। क्योंकि प्रियंका गांधी ने भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली हो, इस लोकसभा चुनाव में उसने जिस ढंग से मेहनत की उसके परिणाम आपके सामने है कि रायबरेली और अमेठी जैसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार उनसे छीन ली थी वो वापस आ गई हैं। तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा और प्रतिरोध की ताकत विपक्ष की और बढ़ेगी, हमले और तेज कर पाएगा विपक्ष, तो उनका आना विपक्ष के लिए शुभ संकेत है। और ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशकुन हो, लेकिन वो इस अपशकुन से बच नहीं सकती, क्योंकि वो इस समय मतान्ध है, सत्ता के मद में डूबी हुई है। और सगुन अपशकुन में वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है, भले ही पीछे से उसकी लंका में कहीं से पलीते लगना शुरू हो गया। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, साइकोलॉजिकल लीड भी हो सकती है क्या? साइकोलॉजिकल लीड के तौर पे अगर हम देखें, चाहे महुआ मोइत्रा भी दोबारा चुन के आ गई हैं पार्लियामेंट के अंदर। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन गए हैं और प्रियंका गांधी भी अगर संसद में आ जाती हैं। डिंपल यादव हैं, सुप्रिया सुले हैं और ऐसे कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार मोदी जी की मुखर आलोचना करते रहे हैं। अगर वो मतलब साइकोलॉजिकल लीड भी देख रहे हैं और उधर हम देखें स्मृति ईरानी, जो लगातार गांधी परिवार के खिलाफ बोलने से मतलब अपनी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। लगातार गांधी परिवार की कटु आलोचक वह दिखाई देती हैं और जिस तरह से उनकी भाषण देने की जो कला थी, वह केवल गांधी परिवार तक सीमित एक मतलब रह गई थी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी जैसी प्रखर वक्ता जो बीजेपी की थी और ऐसी नेता जो लगातार गांधी परिवार की आलोचना करती थी, वह संसद से बाहर हैं और संसद के अंदर वह तमाम नेता जो लगातार मोदी जी की या मोदी सरकार की नीतियों की मुखर आलोचक रहे हैं, वह इसमें सदन में हैं। तो क्या साइकोलॉजिकल लीड भी है विपक्ष की ये? देखिए विपक्ष तो लीड ले ही चुका है, विपक्ष 2019 के मुकाबले बहुत सशक्त है। और उसके पास इस बार वो चेहरे हैं जो राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे सुप्रिया सुले हों, चाहे महुआ मोइत्रा हों।
और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में कोशिश की कि किसी भी तरह से इन लोगों को संसद से बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी का आपको याद है, एक छोटे से मामले में एक अधीनस्थ न्यायालय ने सजा दी, उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली, उनसे सरकारी मकान खाली करा लिया, लेकिन वो वापस आए सुप्रीम कोर्ट के दखल से। महुआ मोइत्रा के साथ भी ये हुआ, एक मामूली सी बात थी, उसको लेकर के उनका ईमेल आईडी का इस्तेमाल किसी दूसरे ने किया, उनकी सदस्यता छीन ली, लेकिन वो भी जनता ने चुन के उनको वापस भेज दिया। तो जनता हर इनके भारतीय जनता पार्टी के हर तुरुप का एक जवाब देती रही है। और आज स्थिति ये हो गई है कि माननीय मोदी जी के पास मोदी मोदी करने वालों की भीड़ तो है, अभी भी है, 240 लोग हैं उनके पीछे, लेकिन अब उनकी सुरक्षा करने वाले, सुरक्षा कवच बनने वाले लोग कम हैं। एक आध हनुमान बन भी गए, चिराग पासवान जैसे, तो ये लोग बहुत टिकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। बाकी के जो लोग हैं वो राजनीतिक विरासत से जुड़े लोग हैं। सुप्रिया सुले, उनके पिता इस मध्य हिंदुस्तान की राजनीति में 50 साल से प्रासंगिक हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो 3 पीढ़ियों से परिवार है। और महुआ मोइत्रा एक जनतांत्रिक आंदोलन से निकली हुई नेता है, उनके उनके डीएनए में भी कांग्रेस है, ठीक है ना। वो भी अपने तृणमूल कांग्रेस से आई है, जो कांग्रेस का ही एक शाखा है एक तरह से। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन और खास तौर पर संसद, जब भी संसद चलेगी, बहुत रोचक होगी और सत्तारूढ़ दल को असुविधाओं का सामना करना। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। संसद बहुत रोचक होएगी आने वाले समय में, उनके जो सत्र होंगे उसमें काफ़ी अच्छी डिबेट भी देखने को मिल सकती है और काफ़ी आपस में आर्गुमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए आज के राजनीतिक परिदृश्य को उसकी व्याख्या की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।